उन लोगों के साथ देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है और देश में उनको उनके हक अधिकारों से रोकने का, वंचित रखने का काम किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देश भर में ओबीसी समाज को जगाने के काम में दिन रात लगा रहता। देश में आज़ादी को 77 साल हो गए और अंग्रेजों के जाने के इतना दिन बाद देश में जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही है और जो हम लोगों को ट्रेनों में मिलते रहते हैं और ताली बजाते हैं और पैसा मांगते हैं, उनकी एक जमात है, उनकी भी गिनती हो रही है। मगर जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी देश में 52% मंडल कमीशन ने बताई, और वो जो 52% का जो डेटा है वो डेटा आजाद भारत का डेटा नहीं, वो गुलाम भारत का डेटा है। और 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की आबादी 52% है। ये बात मंडल कमीशन ने बताई। हम आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं और अगर हम लोग किसी उत्सव में शामिल ना हो तो उसमें ताली बजाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो संख्या है, ये लगभग आज की तारीख में अगर जनगणना हो जाए तो ये संख्या देश में 90% है। अब -90% अगर कोई कार्यक्रम होगा, 90 माइनस, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी माइनस, बजवा लो ताली। ताली बजाने वाले नहीं मिलेंगे तो सत्यानाश भी हमारा और ताली भी हम ही से बजवाना है। सत्यानाश भी हमारा। आजादी के 77 साल में सत्यानाश किसका? एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का। और अमृत उत्सव में ताली कौन बजाएगा? तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बजाएगा। क्यों? हमने पूछा कुछ एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, कहाँ गए थे? कहा वो अमृतोत्सव का कार्यक्रम था इसलिए वहां गए थे। तो हमने कहा अमृतोत्सव का क्या मतलब है, जानते हो? कहा वो तो नहीं जानते। हमने कहा फिर क्यों चले गए? कहा नहीं, प्रधान जी ने कहा था इसलिए चले गए। अब प्रधान जी को तो सरकार ने कहा है कि मनाओ, लेकर आओ, और प्रधान जी ने हमारे आदमी को कहा, हमारा आदमी चला गया, ताली बजाया, लड्डू खाया, चला आया। हमने कहा जब जानते ही नहीं तो गए तो कम से कम वहां समझ लेते। अरे नहीं जानते थे कोई बात नहीं, कार्यक्रम में गए तो वहां पूछ लेते कि भाई ये अमृतोत्सव क्या मतलब है। कहा पूछ तो नहीं पाए। तो हमने कहा हम बता देते हैं। अमृतोत्सव का मतलब है कि जो आजादी मिली, कौन सी आजादी मिली? अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को ये देश छोड़कर चले गए तो अंग्रेजों से जो आजादी मिली, जब उसके 75 साल पूरे हुए तो 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृतोत्सव मनाया गया। इसका मतलब है कि आजादी से कुछ अमृत निकला। क्या निकला? अमृत निकला। आजादी से कुछ अमृत निकला जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। अब हम लोग शामिल हैं उसमें, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग। अरे तो शामिल तो हो जाएं, मगर पहले पता कर लेते कि जो अमृत निकला आजादी से, उस अमृत में शेड्यूल कास्ट को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब को कितना अमृत मिला, ओबीसी को कितना अमृत मिला, अलग अलग माइनॉरिटी को कितना अमृत मिला, तो शामिल हो जाते। ये पता नहीं किया और शामिल हो गए। अभी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने कहा कि देश की जो कुल संपत्ति है उसकी लगभग 90% संपत्ति जो है वो अपर कास्ट के लोगों के पास में।
जो देश की कुल संपत्ति है उसकी लगभग 90% जो उसमें हिस्सा है वो अपर कास्ट के लोगों के पास में। अब अगर अपर कास्ट में भी कोई अध्ययन हो जाए, उसका अध्ययन तो हुआ नहीं, अगर अपर कास्ट में कोई अध्ययन हो जाए तो पता चलेगा कि उस 90 में भी 90% एक जाति के ब्राह्मणों के पास में है, ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो अरे तो 75 साल से फायदा उनका हो रहा है, अमृत वो हजम कर रहे हैं, हिस्सा हमें हमारा नहीं मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट का कोटा 15% आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा 7.5% आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को 52 मिलना चाहिए था, 27 मिला, और 27 में आधा भी आज तक पूरा नहीं हुआ, 6% मुश्किल से हुआ है। तो हम क्यों ताली बजा रहे हैं? जब हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम क्यों ताली बजा रहे हैं? असल में उनको मजा नहीं आता, ताली बजाने वाली जमात तो है, वो ताली उससे भी बजवा सकते, लेकिन उनको लगता है जिसका सत्यानाश कर रहे हैं ताली बजाने के लिए वही होना चाहिए, इन्हीं का सत्यानाश और इन्हीं से ताली बजवाने का काम करे तो बजवाने का काम कर रहे हैं और हम बजाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि दुनिया के 8वें अजूबे हैं हम लोग। किताब में 7 अजूबा पढ़ा हम लोगों ने सिलेबस में कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये 8वां हम ही लोग हैं। 7 तो है, वो तो किताब में लिख दिया गया, 8वें के बारे में अभी दुनिया के लोग अध्ययन नहीं कर पाए कि 8वां जो अजूबा है वो हम भारत के लोग हैं। क्यों? बाबा साहब ने लोकतंत्र दे दिया, 1 वोट 1 वैल्यू दे दिया। अडानी वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, अंबानी वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, मोदी वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, भागवत वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, और हमारा गांव का मजदूर आदमी, किसान आदमी, अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी वोट डाले तो कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। और हमारी संख्या ज्यादा है लोकतंत्र में। बाबा साहब ने एक अधिकार हमको लिख दिया, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम हैं क्या? दुनिया के 8वें अजूबे हैं हम लोग, लेकिन बने नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन बने नहीं रहना चाहते। इसलिए हमसे काम कर रहा है कि ये जो हमारे लोग दुनिया के 8वें अजूबे बने हैं ये ना बने रहे, इसलिए काम कर रहा है। बताइए 52% ओबीसी की आबादी है, हम कह रहे हैं हमारी नहीं होती, जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, बिल्ली की होती है, हिजड़ों की होती है। अरे घेर लो एक बार दिल्ली, देखते कैसे नहीं होती, कैसे नहीं होगी, इतनी आबादी होने के बाद नहीं। तो ये जो नहीं हो रहा है ये केवल आपको अधिकार देने का मामला नहीं है, ये आपको शासक बनने से रोकने का मामला है। और ये मामला आज से नहीं शुरू हुआ, ये मामला जब देश आजाद हो रहा था तब से शुरू हुआ। और हम लोग ओबीसी वाले तो बहुत ईमानदार लोग हैं, हमको तो कभी अपने हक अधिकार से कोई लेना देना होता ही नहीं। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और धीरे धीरे आजादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लोगों को ये समझ में आ रहा था कि अब अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाए, अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे, ये जाने वाले हैं। तो हर कौम के लोग इस बात की बात करने लगे थे, हमें क्या मिलेगा आजाद भारत में, इसकी बात हर कौम के लोग करते रहे थे। लेकिन हमारा ओबीसी का आदमी, इसको तो कुछ नहीं चाहिए था, ये तो गांधी जी के पीछे लगा था कि जैसे देश आजाद हो जाएगा तो वो लोग देश इसी को सौंप देंगे। तो इस विश्वास में, इस आशा में इसने कुछ नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए, और लगा रहा। तो क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने देश छोड़कर जाने का मन बनाया तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लोग सबसे आगे वाली भूमिका में थे भगाने में। तो कांग्रेस के लोगों को कहा
कि हम जाना चाहते हैं, जाने से पहले आप लोग अंतरिम सरकार बना लो, अंतरिम सरकार आप लोग बना लो और आप बताओ कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा और कौन बनेगा, आप लोग तय करके बताओ। तो कांग्रेस महासमिति में चुनाव, और जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ, गांधी जी ने पहले ऐलान किया था कि अगर हमसे पूछा जाएगा हम नेहरू जी को प्राथमिकता देंगे, मगर इसके बावजूद नेहरू जी को नहीं समर्थन मिला। समर्थन मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्थन मिला तो गांधी जी को वीटो पावर लगाना पड़ा, और वीटो पावर लगा करके नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का 1946 में जब अंग्रेज नहीं गए थे तब बनाना पड़ा। तो नेहरू जी बन गए, लेकिन नेहरू जी भी तो समझ गए कि कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने बनाई। जो संगठन की नींव ब्राह्मणों ने डाला, जो संगठन ब्राह्मणों के इस पास में था, उस संगठन में जब चुनाव हुआ तो मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं चुनाव हार गया और सरदार पटेल चुनाव जीत गए। तो ये तो संगठन का चुनाव था, कांग्रेस के अंदर का चुनाव था, जिसको चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने मिलकर बनाया था। उसमें नेहरू जी बहुमत में नहीं आ पाए। नेहरू जी को लगा कल देश में आम चुनाव होगा, ये तो संगठन का चुनाव था, कल देश में आम चुनाव होगा। और जब कल देश में आम चुनाव होगा और जाति जनगणना भी होगी, क्योंकि अंग्रेज तो जाति जनगणना करते थे, तो जब जाति जनगणना होगी तो जाति जनगणना का डाटा निकल कर आएगा कि देश में ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। यही तो सबसे ज्यादा डर ब्राह्मण को लगता है। मुसलमानों को ब्राह्मण कहते हैं अल्पसंख्यक हैं, मुसलमानों से 5 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, मुसलमानों से 5 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। ये खुद मुसलमानों को भी पता नहीं है कि ब्राह्मण उनसे 5 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक है। और ये जो आंकड़ा है 3.5% का जो डाटा है, यही ब्राह्मणों को बार बार डराता है कि अगर सच्चा लोकतंत्र आ गया तो ब्राह्मण देश की सत्ता पर स्थापित नहीं हो सकते। ये डर आज भी है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग होता है। ये डर नेहरू को भी था, इसलिए नेहरू ने जाति जनगणना रोकने का काम किया, बिना सोचे समझे नहीं रोकने का काम किया। नेहरू को बहुत डर था कि हम तो बन गए, हमारे बाद ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बहुत डर था। अगर डर नहीं होता तो SC ST को रिजर्वेशन दिया तो OBC को क्यों नहीं दे देते? तो आप लोगों को लगता है कि OBC को नहीं देना केवल अधिकार वंचित करना, ऐसा नहीं है। OBC को नहीं देना मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनने से रोकने का मामला है। नहीं देना ये केवल अधिकार वंचित करने का मामला नहीं है। कैसे? मान लो शेड्यूल कास्ट को पहले रिजर्वेशन संविधान में, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन संविधान में, अब जिनको रिजर्वेशन मिलता था वो एक लाइन में खड़े हो गए। अगर उसी समय OBC को भी रिजर्वेशन मिल जाता तो OBC कौन सी लाइन में खड़ा होता? रिजर्वेशन वाली लाइन में खड़ा होता। अगर रिजर्वेशन वाली लाइन में खड़ा हो जाता तो SC ST OBC 74.5% प्लस माइनॉरिटी, अगर ये एक साथ खड़ा हो जाता तो देश में ब्राह्मणों की सत्ता नहीं आती। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बार बार यह मुद्दा उठा रहे थे और कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देने का काम किया। और लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में यही बात बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को समझाना चाहते थे कि SC ST OBC के लोग अगर एक साथ आ जाएंगे तो गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करें। खोला नहीं उत्तर प्रदेश में, खोला कि नहीं खोला उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश है ना, खुलवाया मान्यवर काशीराम ने, खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खोला लोगों ने।
तो वो जो कहा था बाबा साहब ने, तो बाबा साहब को समझ में आती थी, नेहरू को भी समझ में आती थी। तो नेहरू ने कहा ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, तो इसको तो इधर रखना है। अगर ये भी रिजर्व वालों के साथ चला गया, इसको रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो कांग्रेस का ब्राह्मणों का राजनीति देश में नहीं चल सकती है। तो इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, इसलिए ओबीसी की गिनती भी रोक दिया। क्योंकि अगर हर 10 साल में गिनती होती, अब देखिए 31 में गिनती हुई थी, 41 में द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से पूरी गिनती नहीं हो पाई थी। फिर गिनती का समय कब था? 51 का समय था। 51 में जनगणना का समय था और 52 में पहला चुनाव हुआ। 51 में जनगणना का समय था और 52 में पहला चुनाव था। अगर गिनती होती, डाटा आता ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, अगर ये डाटा आता तो ओबीसी के लोग भी सोचते ये 3.5 वाले के पीछे क्यों जाना, ये 3.5 के पीछे क्यों जाना, हम तो इतने। तो नेहरू जी ने क्या प्लान बनाया? नेहरू जी ने प्लान बनाया कि ओबीसी को हिंदू के नाम पर अपने में गिनती करो। अगर ओबीसी को अपने नाम पर गिनती नहीं करोगे हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ में, तो ब्राह्मण 3.5% है, ये पोल खुल जाएगी और पहले ही अल्पसंख्यक घोषित हो जाएगा। तो इसका प्रधानमंत्री एक बार मैं तो बन गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये बात नेहरू जी को समझ में आई और इसलिए नेहरू जी ने ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी की गिनती को रोकने का काम किया। ये गिनती का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। 51 में नेहरू जी ने रोका, 61 में फिर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने रोका, 71 में इंदिरा जी ने रोका, 81 में फिर इंदिरा जी ने रोका और 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने रोका। वो भी ब्राह्मण थे, प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रोका। अभी तक कांग्रेस वाले रोक रहे थे। 2001 में बीजेपी के ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। अब हमारे लोगों को क्या लगता है? कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमारे लोग लगता दोनों लड़ रहे, नीचे लड़ रहे हैं, ऊपर एक है। नीचे लड़ रहे हैं, ऊपर एक है। जब कांग्रेस वाले नहीं किए गिनती तो बीजेपी वालों को करना चाहिए था। बीजेपी तो अपोजिशन में थी, उसको करना चाहिए था, मगर बीजेपी ने, अटल जी ने नहीं किया। अपने ओबीसी के आदमी को पूछता हूं मैं, अटल जी कैसे नेता थे? तो कहता बहुत अच्छे नेता थे। तो हमने कहा तुम्हारी गिनती तो नहीं किया, तो अच्छे कैसे थे? कहा वो तो पता नहीं है कि किया कि नहीं किया, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओबीसी की एक समस्या ये भी है कि उसको जो जानना चाहिए वो नहीं जानता है, जो नहीं जानना चाहिए वो बहुत जानता है। यूक्रेन का युद्ध कौन रुकवा रहा उसको खबर है, लेकिन भारत में उसकी गिनती कौन रोक रहा है इसकी खबर उसके पास में नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है ओबीसी की। तो हमने कहा कि अच्छा नहीं जानते मगर नहीं किया। तुम कह रहे हो अच्छे आदमी थे, तो कैसे अच्छे आदमी थे? तो कहा बोलते बहुत अच्छा था। तो हमने कहा कि मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूं, फैजाबाद का, अंबेडकर नगर का। उधर अगर कोई आदमी अच्छा बोलता है और खराब काम करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, उसको बहुत बुरा आदमी माना जाता है। आदमी बुरा बोलकर बुरा काम करे उसको उतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन कोई आदमी अच्छा बोलकर बुरा काम करे उसको बहुत बुरा आदमी माना जाता है। तो अपने ओबीसी के लोगों की ये समस्या है, तो अटल जी ने भी रोक दिया। 2001 में अटल जी ने रोक दिया। फिर 2011 का समय, और जब 2011 का समय आया तो 2009 में बामसेफ ने राजस्थान के जयपुर में जो हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा का विषय रखा कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। 2010 में हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया, और जब आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया तो उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया
कि आंदोलन के लिए कौन सा मुद्दा रखना चाहिए, तो भारत मुक्ति मोर्चा ने सबसे पहला मुद्दा उठाया कि देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये हमारे संघर्ष का पहला मुद्दा हो। तो जब ये मुद्दा उठाया गया, माननीय वामन मेश्राम साहब जो कि वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी कुछ समय में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं, उनके नेतृत्व में ऑल इंडिया में 51,000 कार्यक्रम लिए गए और उन कार्यक्रमों में पर्चे में सब्जेक्ट रखा गया कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। और जानबूझकर ये पर्चा जितने ओबीसी के नेता थे उनके पास भिजवा दिया गया। क्यों भिजवा दिया गया? ये पढ़ेंगे तब पार्लियामेंट में बोलेंगे। ओबीसी के नेताओं ने जब पढ़ा तो पार्लियामेंट में खड़े हो गए, लालू जी खड़े हो गए, पासवान जी खड़े हो गए, शरद जी खड़े हो गए, मुलायम सिंह जी खड़े हो गए और तमाम जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेता थे वो खड़े हो गए और उन्होंने जो हमारे पर्चे पर जो भाषा लिखी थी कि देश में जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है, वही बात ओबीसी एससी एसटी के नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते हो। हंगामा हो गया, पार्लियामेंट बंद हो गई। और जब पार्लियामेंट बंद हो गई तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। हम लोगों को लगा कि इस बार कोई ब्राह्मण नहीं है, अभी तक तो ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री थे जब जब जनगणना का समय आया, इस बार कोई ब्राह्मण नहीं है, इस बार इंसाफ मिल सकता है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा हम करें। हम लोग भी लगा कि हो जाएगी। तमाम लोग हम लोगों को टेलीफोन करके बधाई देने लगे कि आपकी बात तो मान ली गई, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनगणना करेंगे हम लोग। कांग्रेस वालों ने कहा चुप रहो। मनमोहन सिंह बेचारे तो ऐसे नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, एक बार बोले भी तो भी चुप करा दिया कांग्रेस वालों ने। कहा नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया और अटल जी तो भाजपा के थे, उन्होंने भी नहीं किया, तुमको कौन सी जरूरत पड़ी? चुप रहो, प्रणब मुखर्जी देख लेंगे। तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा हम कराएंगे और उनको कहा चुप रहो, प्रणब मुखर्जी जी देख लेंगे। फिर ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। प्रणब मुखर्जी को हम लोग सेकुलर मानते थे, जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और आरएसएस की शाखा में गए उसके कार्यक्रम में, तब हम लोगों को लगा कि हम लोग ऊपर का देख रहे थे, अंदर वाला नहीं देख पाए, इसलिए भरम में उनको सेकुलर मान रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? ओबीसी की गिनती रोक दिया और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया ताकि बवाल ना हो। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं की गई। तो देश में ये जो ओबीसी की गिनती का मामला है, ये ब्राह्मणों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाने का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। ब्राह्मण बहुसंख्यक है, हिंदू के नाम पर गिनती हो रही। देखो, जो चीज हम आज तक नहीं समझ पाए, हमारे पुरखे ने वोट का अधिकार दिया, हमारे पुरखे ने लोकतंत्र लागू किया, हमारे पुरखे ने संविधान लिखा, हम नहीं समझ पाए कि हमें बहुसंख्यक बनने में फायदा है। आज हमारे समाज में किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता, अपनी जाति का नाम उछालता है कि फला जाति के ऊपर अन्याय हो गया, फला जाति के ऊपर अन्याय हो गया, फला जाति के ऊपर अन्याय हो गया। और जब ब्राह्मण को कोई कुछ कहता फिर वो क्या कहता? वो जाति नहीं कहता, वो क्या कहता? करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। वो जाति की बात नहीं करता, वो कहता करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। उसको समझ में आता, ब्राह्मण कहेंगे अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू कहेंगे बहुसंख्यक हो जाए। आखिर जो ब्राह्मण जजिया टैक्स नहीं दिए और हल्ला मचाया, महल घेर लिया कि हम हिंदू नहीं हैं, उन ब्राह्मणों को समझ में आया कि जिनको हमने अछूत बनाया, जिनको हमने शूद्र बनाया, जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, अगर उनके पास जाएंगे और इस नाम पर वोट मांगेंगे कि भाई हमने आपको अछूत बनाया, आपकी परछाई तक से परहेज किया,
आपको कुएं पर नहीं चढ़ने दिया, तालाब से पानी नहीं लेने दिया, आपके आंख में सूजा डालकर आंख फोड़ दिया, आपके कान में गरम तेल डाल दिया, आप हमें वोट दे दो, देगा? बोलेगा लाठी कहां है, निकाल दो। इतना सारा किया, आप वोट मांगने आ गया लोकतंत्र में, बाबा साहब ने अधिकार दिया। तो ब्राह्मण इतने समझदार है, वो समझते हैं इसके नाम पर लाठी मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा इस नाम पर जाना ठीक नहीं, लेकिन इनके वोट के बगैर तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो वोट तो इनका लेना है, तो लेने के लिए इनके गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारा आदमी जिसके मोहल्ले में ब्राह्मण कभी जाता नहीं था, वोट के लिए चला गया तो इतने में ही धन्य हो गया, इतने में ही धन्य हो गया। जो उसकी परछाई से परहेज करता था, उसके मोहल्ले में ब्राह्मण चला गया। आजकल जब प्रधानी का चुनाव होता है तो क्या होता पता है? जब प्रधान का, सरपंच का चुनाव होता है तो क्या होता है? ब्राह्मण जाता है, जय भीम गौतम जी। गौतम जी कहते आइए आइए पंडित जी, बैठिए बैठिए बैठिए। चारपाई निकालते, पानी लेकर आते। अगर नहीं पिला रहे तो जबरदस्ती मांगता, अरे गौतम जी पानी नहीं पिलाओगे क्या? क्यों? उसको लगता जब गौतम जी के गिलास में पानी पी लेंगे तब गौतम जी समझेंगे कि नहीं ये वो वाले ब्राह्मण नहीं है, ये अच्छे वाले ब्राह्मण है, इनको वोट दे देना चाहिए। जय भीम भी बोलता है, हमारे गिलास में पानी भी पीता है, अच्छा वाला है, वोट दे देना चाहिए। तो उनको पता है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक बन के नहीं किया जा सकता है, बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी पहचान, जो कभी अपने को हिंदू नहीं मानते थे, आज हिंदू मान रहे और हमको हिंदू बना रहे हैं। और 3 समय हम हिंदू होते हैं। मुसलमानों से लड़ना है तो नंबर 1 के हिंदू, अगर मुसलमान से लड़ना है तो पहले नंबर के हिंदू, चंदा देना है तो बढ़िया वाले हिंदू, वोट देना है तो बढ़िया वाले हिंदू, अगर हिस्सेदारी मांग लिया तब खराब वाले हो गए। अयोध्या वालों ने हरा कर भेज दिया, सारे देश के आरएसएस बीजेपी वालों ने अयोध्या वालों को इतनी गाली दिया, इतनी गाली दिया, इतनी गाली दिया। अब वो अयोध्या वाले जिनका पैर पकड़ते हैं लोग, अब वो हिंदू नहीं रह गए। तो ये जो इतने समय हिंदू है, राम मंदिर बनाया, एक भी ओबीसी को नहीं रखा। जब लड़ना था, विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू, परवीर तोगड़िया बढ़िया वाले हिंदू, रितंबरा बढ़िया वाली हिंदू। अब कोई बढ़िया नहीं है। क्यों? वहां तो मिलेगा ना, चढ़ेगा तो मिलेगा। डालने का अधिकार आपको है, निकालने का अधिकार आपको नहीं है। निकालने का अधिकार ब्राह्मण के पास में है। और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जितने हिंदू बने रहेंगे तो मोटा ब्राह्मण होगा, आप नहीं होंगे, आप और भी पतले होते चले जाएंगे, मरने के कागार पर पहुंच ही गए। इसलिए तो राशन पर आ गए हैं। राशन क्यों देना पड़ रहा है? उस कागार पर पहुंच गए तभी तो राशन पर आ गए। तो वो चाहता है, हमारी तरफ एक कहावत कही जाती है कि इनकी नीति है न मरने दिया जाए और न मोटा होने दिया जाए। तो आप राशन खाते रहो, उनका थोड़ा मोड़ा काम करते रहो, लाइन लगाकर वोट देते रहो, आप भी मस्त, वो भी मस्त। बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात करो, काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन आरएसएस वाले कह रहे हैं कि तुम शासन करके क्या करोगे? तुम रहो राशन पर, हम रहेंगे शासन पर। तो तुम शासन पर रहो, हम शासन कर रहे हैं। तो आरएसएस बीजेपी वालों का एजेंडा है। तो आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस के जो ब्राह्मण हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, ये मिल करके सारा काम कर रहे हैं। देश में जितनी बुराई है, पहले कांग्रेस ने पैदा किया, बाद में बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। अब मुसलमान लोग कितना भी, अब मजबूरी है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को पसंद करना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, उसमें मूर्ति किसने रखवाया? अगर मैं पूछूं उसका ताला किसने खुलवाया? अगर मैं पूछूं जब बाबरी मस्जिद शहीद की जा रही थी तो प्रधानमंत्री कौन था और वो क्या कर रहा था? मैंने तो विनय कटियार का एक इंटरव्यू सुना अभी लेटेस्ट, तो विनय कटियार ने यह कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने कंफर्म किया कि काम हो गया क्या।
तो अब आप मान लो, और यही वो पॉलिसी खेल रहे हैं कि एक सेकुलर है एक कम्युनल है। आप मान लो, आप उनके झांसे में फंस जाओ। इस देश में हिंदू मुसलमान एकता की बात बहुत होती है। अरे मजलूम मजलूम एकता की बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता से कुछ नहीं होगा। मजलूम मजलूम एकता की बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान एकता की कोशिश अगर मुसलमान करेंगे तो जो हमारे जालिम लोग हैं उनसे दोस्ती कर बैठेंगे, गलती में, जानकर नहीं, गलती में उनसे दोस्ती हो जाए। और गलती में अगर उनसे दोस्ती हो गई तो फिर होना वही है जो हो रहा है। सेकुलर और कम्युनल की आइडियोलॉजी लाई इसीलिए गई कि नहीं उसको नहीं तो हमको, हमको नहीं तो उसको, एक को भगाते दूसरे को लाते, दूसरे को भगाते पहले को लाते। और जब दूसरा आता है तो कान में बोलता है ज्यादा खुश मत हो जाना कि तुम्हारी योग्यता की वजह से तुमको ले आए, हम इनको 10 जूता नहीं लगा रहे होते तो ये तुम्हें लेकर थोड़े ही आते। तो हम 10 जूता लगा रहे थे इसलिए चिल्ला रहे थे, और जब चिल्ला रहे थे तुम भी सुर में सुर मिला रहे थे, इसलिए इन्होंने सोचा तुम इनको बचाओगे, इसलिए लेकर चले आए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब तुम आ गए हो, 10 का 8 मत करना, नहीं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा फिर। तो 10 का 8 मत करना, 5 बढ़ा देना। तो जब दूसरा आता है तो 10 जूता का 8 नहीं करता है, 5 बढ़ा देता है। तो 5 बढ़ा देता है तो फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर हल्ला मचता है, अरे हटाओ हटाओ ये तो बहुत खराब है, पहले वाले को लाओ। पहले लोगों ने कहा अच्छे दिन लाएंगे, और 24 आते आते कहने लगे नहीं वही पुराने वाले ही ठीक थे। अरे ठीक थे तो तब तो नहीं समझ में आया कि ठीक थे, तब तो हल्ला मचा के भगा रहे थे। तो ये जो कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ब्राह्मणों ने प्लान बना करके जो कम्युनल के जाल में नहीं फंसेगा वो सेकुलर के जाल में फंसेगा, जो सेकुलर के जाल में नहीं फंसेगा वो कम्युनल के जाल में फंसेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, जाति जनगणना को लेकर पार्लियामेंट बंद हो रही थी, उसमें बीजेपी के तमाम सांसद शामिल थे, बंद करने वालों में शामिल थे। अब बीजेपी की सरकार है तो जनगणना ही नहीं करने को तैयार है, जनगणना ही करने को नहीं तैयार है। अब तो किसी की नहीं हो रही है। जो दिन रात विकास 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 चिल्लाने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनसे कोई पूछो कि भाई डेटा के बगैर विकास कैसे होगा, डेटा के बगैर योजना कैसे बनेगी, डेटा के बगैर विकास कैसे होगा। जनगणना ही रोक कर रखा हुआ है। डर गए हैं वामसेफ से कि अगर ओबीसी की जनगणना के बगैर जनगणना कराने का काम करते तो बवाल मचता देश में। और ये जो बैसाखी पर बन गई ना सरकार, ये भी नहीं बनती अगर 2024 के पहले जनगणना होती और उसके साथ ओबीसी की जनगणना नहीं होती। तो ये बात इन लोगों को पता है, और इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी जैसे कोई मुद्दा उठता ओबीसी का, सब बीजेपी वाले कहना शुरू कर देते अरे ये तो प्रधानमंत्री ओबीसी के। अच्छा ओबीसी के बहुत पावरफुल है। बीजेपी वाले जब भाषण करते तो क्या कहते हैं, क्या भाषण करते, मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, मोदी जी मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से हो रहा। कोई भी बीजेपी वाला बोलेगा मोदी जी, अच्छा बहुत पावरफुल आदमी। अब बहुत पावरफुल आदमी है तो गिनती करना कितना बड़ा काम है। अरे इतना पावरफुल आदमी जिससे दुनिया डरती है। अरे देश का तो छोड़ो, बीजेपी वाले कहते दुनिया डरती। अरे दुनिया डरती है तो छोटा सा मामला गिनती का, वो भी तुम्हारे समाज का, इतना नहीं कर पा रहे और इतना पावरफुल आदमी है नहीं, दिखाया जा रहा पावरफुल है। क्यों? जब मोदी पावरफुल दिखेंगे तब तो ओबीसी एससी एसटी के लोग बीजेपी को वोट करें। अगर मोदी पावरफुल नहीं दिखेंगे तो ओबीसी एससी एसटी के लोग बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? नहीं वोट करेंगे। तो ये जानबूझ करके दिखाया जा रहा है। अच्छा पहले कठपुतली की नाच होती थी, बहुत सारे जो पुराने लोग होंगे वो देखे होंगे, कठपुतली नाचती थी। तो कठपुतली नाचती थी तो कठपुतली दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। अब मोदी दिखते हैं, यहाँ सभा ले रहे, यहाँ रैली कर रहे, यहाँ भाषण कर रहे, मोदी दिखते हैं,
नचाने वाला भागवत तो पीछे, मोदी आगे, नचाने वाला आरएसएस भागवत पीछे। ये जानबूझकर मोदी का चेहरा आगे किया गया है ताकि ओबीसी एससी एसटी को मूर्ख बना करके वोट हासिल किया जाए। तो देश में ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आखिरी बात कह करके अभी जो लेटेस्ट बात है, कांग्रेस ने ईवीएम लाया, 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, फिर बीजेपी ने उस घोटाले को पकड़ा और फिर बीजेपी कांग्रेस में समझौता हो गया। नहीं तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल लगाओ। 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कोई पहल नहीं किया पेपर ट्रेल लगाने का। मोदी को खुली छूट दिया कि तुम इलेक्शन जीत जाओ, और 14 में खुली छूट दे दिया इलेक्शन जीतने का। 14 के बाद 19 का चुनाव आया, मेश्राम साहब गए ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को कहा आपने कहा था पेपर ट्रेल लगाने के लिए, मगर लग नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को आदेश दिया और कहा कि पेपर ट्रेल 100% 2019 के चुनाव में लगना चाहिए। अब ये आदेश मिलते ही वामन मेश्राम साहब ने चेक किया कि ये आदेश तो हो गया पेपर ट्रेल लगने का, लेकिन कांग्रेस ने पेपर ट्रेल लगाने के लिए कोई काम नहीं किया, मगर पेपर ट्रेल के कागजी मतपत्रों की गिनती ना हो इसके लिए रूल जरूर बना दिए। अब ये रूल भी पता चल गया, तो ये रूल को चैलेंज करने के लिए मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को कहा होगा, अरे हमारा तुम्हारा समझौता था भाई, ये तो वामन मेश्राम चले गए सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल की पर्चियों की 100% रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया तो 19 का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, कुछ करो। तो कांग्रेस वाले 40 पार्टियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और क्या कहा? 50% मिलान होना चाहिए। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैनुअल काउंटिंग, मतलब 100% मैनुअल रिकाउंटिंग की बात कर रहा है। जब मैनुअल रिकाउंटिंग की बात थी, 100% रिकाउंटिंग की बात थी, और वामन मेश्राम साहब पहले 100% रिकाउंटिंग की मांग लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हैं, तो कांग्रेस वालों को 50% की डिमांड लेकर जाने की सुप्रीम कोर्ट क्या जरूरत थी? जाना था तो 100% के लिए जाना था, 50% के लिए जाने की क्या जरूरत थी? 50% के लिए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1% का मिलान हो। हाँ बस खत्म। हाँ ठीक। तो ये 1% का मिलान होगा। और अभी जो लेटेस्ट एडीआर के डाटा आया है उसमें क्या है, 538 सीटों पर जितने वोट पड़े थे और जितने वोट गिने गए वो मैच नहीं हुए। 538 सीटों पर जितने वोट पड़े थे वो मैच नहीं हुए, और कांग्रेस वाले इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर केवल नूरा कुश्ती करने का काम